जो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की पुस्तक भूगोल का चैप्टर करें खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, इसको हमने लौह खनिज तक कर लिया था, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब लौह खनिज से आगे अपने को करना है। ठीक है, तो आई होप आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी। आप नहीं देखे तो आप पहले देखिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा, ताकि आपको अच्छे से मतलब शुरू से अंडरस्टैंडिंग हो जाए चैप्टर की कि क्या बताया जा रहा है चैप्टर में ना। तो आज अपने को लौह खनिज से करना है, तो ये चैप्टर आज अपने लौह खनिज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक है लौह खनिज। देखो लौह खनिज कौन से खनिज होते हैं। लौह अयस्क जैसे मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। लौह खनिजों के संचयन एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की अच्छी स्थिति है। देखो लौह खनिज कैसे होते हैं। लौह खनिज में जैसे दो उदाहरण दे रखे हैं, मैग्नीज दे रखा है और क्रोमाइट दे रखा है। ठीक है, ये जो खनिज है ये धातु आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिसमें धातुएं बनाई जाती हैं या धातुओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कार इंडस्ट्री होगी, अब कार बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है ना। इसी प्रकार से जो लौह अयस्क है ना, वो धातु आधारित उद्योग को आधार प्रदान करता है, यानी एक आधारभूत धातु है लोहा या लौह अयस्क। मतलब ये जो भी लौह आधारित उद्योग है ना, जिसमें लोहे का प्रयोग होता है, उन सब के लिए ये आधार का काम करता है लौह अयस्क। ठीक है, तो इसलिए इसे धातु उद्योगों के लिए आधारभूत संसाधन भी कहा जाता है। लौह खनिजों के संचयन और उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की अच्छी स्थिति है। यानी हमारा जो देश है ना भारत, इस यहाँ पे लोहा खनिज अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसका संचयन भी अच्छा है और इसका अच्छा खासा उत्पादन भी कर लेते हैं। आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा। अब टाटा की कारें बनती हैं तो इतना लोहा कहाँ से आता है। ये लोहा हमारे यहाँ देश में निकलते हैं, तो तभी तो लोहा इंडस्ट्री इतनी अच्छी है। आपने स्टील इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा इंडिया की, तो इतनी अच्छी खासी क्यों चलती है, क्योंकि भारत में अच्छा खासा लोहा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है लौह अयस्क। देखो इसमें क्या है। देखो भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन है। यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित हैं। हमारे देश में इस अयस्क के दो प्रकार हैं, हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट। भारत में लौह अयस्क के अच्छे खासे मतलब भंडार हैं। भारत में लौह अयस्क के जो संसाधन है ना, वो अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। और आप एक बात देख लो, एशिया जो है ना, एशिया का विशालतम लौह अयस्क यहीं पर आरक्षित है। यानी अगर एशिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क इंडिया में ही है। ठीक है, हमारे देश में अयस्क के दो प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं। यानी जो लोहा मिलता है ना हमारे देश में, वो दो प्रमुख प्रकारों में मिलता है, एक है हेमेटाइट और एक है मैग्नेटाइट। ठीक है, इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसे विश्व भर में भारी मांग है। यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो अयस्क मिलता है ना हमारे यहाँ भारत में, ये अच्छी खासी गुणवत्ता वाले लोहा अयस्क हैं। ठीक है, और इनकी विश्व में बहुत ज़्यादा मांग है। लोहा अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्व पठार प्रदेश कोयला क्षेत्र के निकट स्थित हैं और इसके लिए ये लाभप्रद है। यानी ये क्षेत्र दे रखा है कि जहाँ पर लोहा अयस्क की खदानें मिलती हैं। कहाँ कहाँ मिलती हैं, उत्तर पूर्व पठारी प्रदेश हो गया, जो कोयला क्षेत्र भी है। ठीक है, और ये इसके लिए लाभप्रद है, क्योंकि जहाँ पर लोहा मिल रहा है वहीं पर कोयला मिल रहा है। अब मान लो लोहा इंडस्ट्री वहाँ लगाएंगे, अगर कोयला भी वहाँ मिल रहा है तो हम वहाँ से बिजली का भी उत्पादन कर सकते हैं ना कोयले से, और जिससे लोहा उद्योगों को लगाने में ईजी होता है थोड़ा सा। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए लाभप्रद भी होता है। देखो लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। यानी जो हमारा लौह अयस्क के भंडार है ना, उसका 95% भाग इन राज्यों में स्थित है। कौन कौन से हो गए वापस सुन लो, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, ये फैक्ट है, ये आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद कहता है कि ओडिशा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें होगी गुरु हिसानी, सुलायपत, बादाम फाड़ जो मयूरभंज में पड़ता है, फिर किरुबिरु जो केंदुझार में पड़ता है, तथा बनोई जो सुंदरगढ़ में पड़ती है। तो ये प्रमुख खदानों के नाम दे रखे हैं। ये खदान आप मैप में डिनोट कर लीजिएगा। कई बार प्रश्न आया था यूपीएससी में भी, ये प्रश्न आया था कई बार। क्या है कि मिलान के लिए ऐसे दे देता है, तो उसमें प्रश्न आ जाएगा। आगे कहता है कि झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं। अधिकतर लौह और इस्पात संयंत्र इसके आसपास स्थित है। फिर नोआ मंडी और गोवा जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी मयूरभंज जिलों में स्थित हैं। यह पट्टी आगे दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलाडीला तक विस्तृत है।
ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये क्षेत्र दे रखे हैं, ज़्यादातर लोहा अयस्क इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से आप देख के चलोगे ना, अगर पॉलिटिकल मैप में देखोगे इंडिया की, तो ये बिहार, झारखंड, उत्तरी पश्चिम बंगाल, थोड़ा मध्य प्रदेश का इलाका, थोड़ा महाराष्ट्र का इलाका, मतलब ये वाले जो प्रदेश है ना, यहाँ यहाँ पर ये सारे स्थान केंद्रित हैं। अलग अलग नाम आपको इतने हार्ड हार्ड नाम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यार वो वहाँ की स्थितियों के अनुसार नाम तय किए गए हैं, वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसके अनुसार नाम तय किए गए हैं। अब इंडिया में विविधता भी तो इतनी है ना, तो ये सारे वहीं के नाम हैं। इसको आप थोड़ा 2-3 बार पढ़ोगे ना, वैसे ही याद हो जाएंगे ये। देखो यह पट्टी और आगे दुर्ग दंतेवाड़ा बेलाडीला तक विस्तृत है। डल्ली तथा दुर्ग में राजहारा की खदानें देश की लोह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कौन सी खदानें? राजहरा की खदानें। फिर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ लोह अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले के संदूर होसपेटे क्षेत्र तथा चिकमंगलुरु जिले की बाबा बुदन पहाड़ियों पर भी मिलते हैं। ठीक है। और आगे कहता है कि बाबा बुदन पहाड़ियों पर भी मिलते हैं। आगे कहता है कि कुद्रेमुख तथा शिवमेगा ये सारे कर्नाटक के इलाके हैं। फिर चित्रदुर्ग तुमकुरु जिलों में कुछ कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये सारे इलाके कर्नाटक के हैं। फिर महाराष्ट्र की बात आ जाएगी। महाराष्ट्र में कौन कौन से इलाके आ जाएंगे? महाराष्ट्र में आ जाएंगे चंद्रपुर, भंडारा, रत्नागिरी। तेलंगाना के आ जाएंगे करीमनगर, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपुर जिले, तमिलनाडु राज्य के सेलम और नीलगिरी जिले और अन्य प्रदेश आ जाते हैं। गोवा भी लोह अयस्क की महत्वपूर्ण भंडार रखता है। कुछ कुछ यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ कुछ इलाके हैं कि वहाँ के स्थानीय नाम होंगे, ये आप 3-4 बार आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये मैं मानता हूँ ये हार्ड नाम है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको मतलब हर एक राज्य के 2-3 नाम भी याद कर लोगे, आपके लिए इनफ होगा। बाकी आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 3-4 बार पढ़ लेना। बाकी तो वो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे उसमें, जो प्री में अगर पूछा जाएगा। मेंस में तो भैया आपको ये मेंशन करने ही पड़ेंगे, ये 1-2 नाम याद करने ही पड़ेंगे। और वैसे प्री की अगर बात करें तो इसमें तो आप वो ऑप्शनल टाइप में क्वेश्चन होंगे तो आप कर ही लोगे। इसको बस 3-4 बार आप पढ़ लीजिएगा, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी बार पढ़ोगे वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है। देखो आगे देखो क्या होता है। आगे बात करते हैं मैग्नीज की, जो एक लौह अयस्क है। ठीक है। इसमें भी लौह अयस्क पाया जाता है, लौह खनिज पाया जाता है। देखो लौह अयस्क के प्रकलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। लौह अयस्क का प्रगलन मतलब जो हमें लोहा मिलता है ना ठोस अवस्था में, उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करना ही प्रगलन कहलाता है। ठीक है। अब जब मैग्नीज है ना, वो महत्वपूर्ण कच्चा माल है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क को जब गलाया जाता है ना तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग लौह के साथ मिश्र धातु बनाने के में भी किया जाता है। मिश्र धातु एक ऐसी धातु है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है। जैसे आप उदाहरण ले लो कांस्य को, कांसा भी 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बना है, तो वो एक मिश्र धातु है। ठीक है। फिर कहता है कि मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंध है। यानी मैग्नीज निक्षेप है ना, लगभग सभी क्रम की चट्टानों में मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलेगा। ठीक है। धारवाड़ एक इलाका है, उसके आधार पर चट्टानों का नाम पड़ गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें, क्योंकि ऐसी चट्टानें धारवाड़ में ज़्यादा पाई जाती थी। ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से क्या मिलता है? मैग्नीज ऐसा। ठीक है। अब देखो ये मैप दे रखा है, ये देखो ये मैप दे रखा है। इसमें देखो ये क्षेत्र दे रखे हैं, ये जो तिरछी लाइनों से लोह अयस्क के क्षेत्र, फिर ट्रायंगल से लोह अयस्क की खानों को बताया है। फिर अभी स्टार से आपको बताया है कि लोह अयस्क के निर्यातक पतन कौन कौन से हैं, और फिर मैग्नीज के बारे में बताया। ठीक है। तो आप मैप में ये सारे स्थान देख लीजिएगा, ब्लैंक मैप में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको डिनोट कीजिएगा, आपको वैसे ही स्थान याद हो जाएंगे। अपने कहते हैं ना कि नाम याद नहीं होता, नाम याद नहीं होता। जितना अपने मैप से याद करेंगे उतना जल्दी याद होंगे। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को विजुलाइज करने से याद करने किया जाए तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है। मतलब देखना और फिर याद करना तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा, और सिर्फ अपने रट्टा मार के याद करेंगे तो याद नहीं होगा। तो मैप आपकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। ठीक है। आगे अपने मैग्नीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो आगे देखते हैं और मैग्नीज के बारे में। देखो ओडिशा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। ओडिशा की मुख्य खदानें भारत में लोह अयस्क पट्टी के मध्य भाग से विशेष रूप से बनोई, कुंदेजूर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बेलनगीर में स्थित है। तो
तो ओडिशा राज्य है वो मैग्नीज का अच्छा खासा उत्पादन है, उसके कुछ खदानों के नाम दे रखे हैं। फिर कर्नाटक की बात आ जाती है। कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक आ जाएगा। यहाँ की खदानें हैं धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कानरा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरू। तो ये सभी किसकी हैं? कर्नाटक की। महाराष्ट्र की बात करें तो ये मैग्नीज का महत्वपूर्ण वापस उत्पादक हो जाएगा। यहाँ मैग्नीज का खनन नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी जिलों में होता है और इन खदानों का लाभ ये है कि ये इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित है। ठीक है, तो ये सभी राज्य हैं, इनके वापस उनकी खदानों का नाम दे रखे हैं। महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, ओडिशा की, सबकी खदानें दे रखी हैं। फिर आगे मध्य प्रदेश आ जाएगा, इसमें मैग्नीज की पट्टी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला, जिबुआ जिले आदि दे रखे हैं। ठीक है, फिर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना, गोवा, झारखंड मैग्नीज के अन्य उत्पादक राज्य। तो ये सभी आपको राज्य दे रखे हैं, इसकी खदानें दे रखी हैं। खदानें तो भैया आपको याद करनी ही पड़ेंगी, बारी बारी आप पढ़ोगे तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका और कोई रास्ता नहीं है, आप मैप लीजिएगा, मैप में बारी बारी इसको पॉइंट आउट कीजिएगा, जिससे आपको ये ईजिली याद हो जाएंगे। देखो यहाँ पर अपने लौह खनिज पूरे होते हैं। लौह खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या होते हैं लौह खनिज, मिश्र धातु क्या होती है, सब बताया मैंने आपको। अब हम करेंगे अलोह खनिज। अलोह खनिज वैसे खनिज होते हैं जिसमें लौह धातु नहीं पाई जाती। लौह खनिज कौन से खनिज थे? ऐसे खनिज जिसमें लौह धातु पाई जाती थी, और जबकि अलोह खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिसमें लौह धातु नहीं पाई जाती। ठीक है, अब इसमें देखो, बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलोह खनिज का संबंध भारत की स्थिति निम्न है। यानी बॉक्साइट एक अलोह खनिज है, उसको छोड़कर बाकी जो अलोह खनिज है ना, जिसमें लोह नहीं पाया जाता, वो भारत में कम ही पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं पाए जाते बॉक्साइट को छोड़कर। तो बॉक्साइट एक अपवाद है, बॉक्साइट को छोड़कर अन्य अलोह खनिज भारत में बहुत कम मिलते हैं। तो हम बॉक्साइट के बारे में पढ़ते हैं जो भारत में मिलते हैं। ठीक है, देखो बॉक्साइट की बात करते हैं। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। एल्यूमिनियम तो आपने देखा होगा, आप कभी टिफ़िन वगैरह लेके जाते हो तो एल्यूमिनियम फॉइल में रोटियां पैक करते हो ना, तो वो एक एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किसका प्रयोग होता है? बॉक्साइट का। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है तथा लेटराइट चट्टानों से संबंध है। यानी ये कौन से निक्षेपों में मिलता है? टर्शियरी। ठीक है, और कौन सी चट्टानों से बॉक्साइट ज़्यादातर संबंध रखता है? वो है लेटराइट किस्म की चट्टानें। ठीक है, तो लेटराइट चट्टानों से ज़्यादा संबंध रखता है और टर्शियरी निक्षेपों में पाए जाते हैं। ये विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ तटीय भागों में भी पाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मिलता है? प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, और तटीय प्रदेश यानी तटों के साथ भी बॉक्साइट पाए जाते हैं। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी और संबलपुर इसके बड़े उत्पादक जिले हैं। तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है, उसके जिले दे रखे कालाहांडी और संबलपुर। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वो हैं बेलनगिर और कोरापुट। फिर झारखंड की बात करें तो वहाँ लाहौरडीगा जिला है, उसके पेटलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। फिर गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी इसके अन्य उत्पादक राज्य हो जाते हैं। गुजरात की बात करें तो वहाँ भावनगर, जामनगर इसके प्रमुख निक्षेप हैं। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के निक्षेप अमरकंटक, ठार के पास पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप रखते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, संतारा, पुणे, कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक है। और कर्नाटक, तमिलनाडु जो गोवा हैं इसके बॉक्साइट के बड़े ही गौण उत्पादक है। तो ये वापस उनके राज्यों के और उसके क्षेत्रों के खदानों के नाम दे रखे हैं, जिसे आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली एलो धातु आती है हमारी तांबा। तांबा तो सबने देखा होगा, आप सुबह उठ के तांबे के लोटे में पानी तो पीते हो, तांबे के गिलास में पानी तो पीते हो, कहते हो ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो उसी तांबे की बात कर रहा है कि तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखो, बिजली की मोटरों, ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स आदि बनाने के लिए विद्युत उद्योगों के लिए तांबे एक अपरिहार्य धातु है। तांबे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ज़्यादातर तांबे का उपयोग होता है बिजली की मोटरों को बनाने में। ये मोटर नहीं होती जिससे आप पानी वगैरह चढ़ाया करते हो, तो इनको बनाने में तांबे का प्रयोग होता है। फिर ट्रांसफार्मर को बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, जनरेटर बनते हैं इनसे, और काफ़ी विद्युत उद्योगों में भी तांबे का प्रयोग होता है। ठीक है, देखो ये एक मिश्र धातु योग्य है अगाधवर्धे और तन्य। देखो अगाधवर्धे कौन सी धातु होती है? मिश्र धातु में तो प्रयोग होता ही होता है इसका। अगाधवर्धे वह धातु होती है जिसे पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये अगाधवर्धे है। तथा तन्य धातु है। तन्य धातु का मतलब क्या हुआ? यानी इसको खींचकर लंबा किया जा सकता है, तो ये तन्य धातु है, यानी इसको एक पतली तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके गुण बता रहा है, मिश्र धातु योग्य है, अगाधवर्धनीय है और तन्य धातु है। आभूषणों को सुंदरता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है। आपने गोल्ड खरीदते हो ना आप, तो आपको कभी भी 24 कैरेट गोल्ड नहीं मिलता, आपको 22 कैरेट के आसपास गोल्ड मिलता है। थोड़ा सा तांबा मिला होता है, क्यों? क्योंकि इससे जो है ना सोने को मजबूती मिलती है। अगर आपको 24 कैरेट प्योर गोल्ड कोई दे देगा तो वो इतना मजबूत नहीं होगा, वो जल्दी टूट जाएगा। ठीक है,
देखो आगे कहते हैं कि तांबे के मुख्य निक्षेप कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो तांबा जो है वो झारखंड के सिवनी जिले में मिलता है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मिलता है, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर क्षेत्र में मिलता है। तांबे का गौण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले है, फिर अग्निकुंडला कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हासन जिले और तमिलनाडु के दक्षिणी आरकाड जिला है। तो ये कुछ वापस राज्यों और जिलों के नाम हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ तक हमने किया धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में दो प्रकार खनिज किए, लौह खनिज और अलोह खनिज। अब अगले खनिज आएंगे हमारे अधात्विक खनिज, यानी ऐसे खनिज जिनमें धातुएं नहीं होती, जो अधात्विक होते हैं, तो उन्हें बोलेंगे हम अधात्विक खनिज। देखो भारत में उत्पादित अधिकतर खनिज में अब्रक महत्वपूर्ण है। अधात्विक खनिज की बात करें ना तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंस किसकी है भारत में, अब्रक की। ठीक है, स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा फॉस्फेट है। जो स्थानीय खनिज अन्य अधात्विक खनिज कौन से हैं, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया और फॉस्फेट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब्रक की बात करते हैं जो भारत में अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। तो अब्रक कहाँ पाया जाता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, वो हम देखते हैं। देखो अब अब्रक जो है उसका मुख्यतः उपयोग होता है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। आपने कई बार बिजली के खंभे देखे होंगे जहाँ पर तारें एक दूसरे को मिलती हैं। तारें एक दूसरे को मिलती है तो वहाँ पर जॉइंट होता है ना, तो जॉइंट के आसपास अब्रक का प्रयोग किया जाता है ताकि तारों में बाई चांस आपस में तारें भिड़ ना जाएं। तो अब्रक का उपयोग आप वहाँ देखोगे। अधिकतर इसका उपयोग विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है, इससे मतलब विद्युत गमन नहीं हो पाती, तो इसलिए इसका इसी इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है तो काफ़ी सख्त और सुनम्य होता है। ठीक है, यानी ये आघातवर्णीय है और ये काफ़ी कठोर होता है और सुनम्य होता है। ठीक है, भारत में अब्रक मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में। तो ये प्रमुख वह राज्य हैं जहाँ अब्रक मिलता है। इसके पश्चात कुछ मात्रा में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में मिलता है। झारखंड की बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाला अब्रक हजीराबाग पठार में मिलता है। वहाँ पे 150 से 22 किलोमीटर लंबी और चौड़ी पट्टी है, वहाँ पे पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार का अब्रक मिलता है और राजस्थान की में एक पट्टी 320 किलोमीटर लंबाई की है जो जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर तक जाती है, वहाँ पे अब्रक मिलता है। कर्नाटक की बात करें तो मैसूर, हासन जिला, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया और बांकुरा जिले में अब्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये वापस कुछ राज्यों के नाम हैं और उसके कुछ जिले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये हमने अधात्विक खनिज में देखा अब्रक। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आते हैं ऊर्जा संसाधन। देखो ऊर्जा संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? जैसा कि नाम से अपने को पता चलता है, ऊर्जा संसाधन यानी ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा संसाधन कहलाएंगे। देखो ऊर्जा के उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है, यानी किसी खनिज ईंधन को जलाने से तो ऊर्जा प्राप्त होगी ना। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन, अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। यानी किसी भी सेक्टर में बात कर लें, कृषि में ऊर्जा चाहिए, आप ट्रैक्टर वगैरह चलाते हो, वहाँ पेट्रोल डलता है ना, तो पेट्रोल भी तो ऊर्जा संसाधन है। उद्योगों में चाहिए, परिवहन में चाहिए, अर्थव्यवस्था में चाहिए, तो हर एक चीज़ को रन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, परमाणु ऊर्जा तथा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। और ये परंपरागत स्रोत जो हैं वो समाप्य संसाधन है, यानी जो ये कोयला, पेट्रोल है ना, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। इसका उपयोग ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन का एक बड़ा सेटबैक ये है कि ये जो है ये समाप्य है। समाप्य का मतलब ये हुआ ये कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे, और इसका हमें विकल्प तलाशना होगा। तभी तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है ना, तो इसलिए ये समाप्य संसाधन है। समाप्य संसाधन को हम परंपरागत संसाधन भी बोलते हैं। परंपरागत मतलब ये हुआ कि ये पुरानी परंपरा से चले आ रहे हैं और ये कभी ना कभी ख़त्म होंगे, इसलिए हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की तरफ देखना पड़ता है। यानी जो समाप्य संसाधन नहीं होते, जो ख़त्म नहीं होंगे, जैसे सूरज की रोशनी, वहाँ से फोटोवोल्टिक सेलों का उपयोग करके हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पवनें होगी, पवन चक्कियों का प्रयोग होता है, ज्वार भाटा से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये हो गए गैर परंपरागत संसाधन। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम परंपरागत संसाधनों की बात करते हैं। देखो आगे क्या कहते हैं। देखो वापस एक मैप दे रखा है जिसमें धात्विक खनिज के बारे में बताया रखा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें तांबा और बॉक्साइट के क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला की। जो कोयला है वो एक ऊर्जा संसाधन है, समाप्य संसाधन है, परंपरागत संसाधन है और जल्दी समाप्त हो सकता है। तो सबसे पहले हम कोयले की बात करते हैं। ठीक है,
देखो, कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है और इसका मेन यूज़ कहाँ होता है? विद्युत उत्पादन में। आपने देखा होगा कोयले की गाड़ियाँ, जो माल गाड़ियाँ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती रहती है। आखिर जाती कहाँ है वो किसी पावर प्लांट में जाती हैं जहाँ से इसका उपयोग विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोयले से भाप बनाई जाती है और भाप से विद्युत टरबाइन उससे चलाई जाती है, टरबाइन घूमती है तो विद्युत बनती है। लोह अयस्क के प्रगलन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी लोह उद्योग जहाँ लगता है ना, तो लोहे को गलाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। एक और धातु बताई थी, आप वापस वीडियो को बैक करके देखिएगा कि वो धातु कौन सी थी और कमेंट कीजिएगा कि एक और धातु बताई थी जिसका लोहे का प्रगलन में यूज़ होता है, और कोयला का तो होता ही होता है। देखो, कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों की शैलग्रामों में पाया जाता है, जिसका नाम है गोंडवाना क्रम की चट्टानें और टर्शियरी के निक्षेप। ठीक है, यानी दो प्रकार की चट्टानों में कोयला मिलता है, एक गोंडवाना चट्टानों में और एक टर्शियरी चट्टानों में। देखो, भारत में अगर कोयले निक्षेप की बात करें ना, तो भारत का लगभग 80% जो कोयला है वो बिटुमिन्स प्रकार का है, जो गैर कोककारी है। ठीक है, तो भारत में कौन सी किस्म का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है? बिटुमिन्स प्रकार का, और ये गैर कोककारी है, यानी इसमें जो कोक की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन जो हैं वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पे गैर कोककारी कोयला या बिटुमिन्स प्रकार का कोयला ज़्यादा पाया जाता है। फिर भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। अब गोंडवाना कोयले की बात करें तो ये भारत में ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में। ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है, और इस प्रदेश में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, जरिया, बोकरो, गिरिडीह, कर्णपुरा, झारखंड इत्यादि क्षेत्र हैं। यानी ये जो इसके राज्य हैं और इसके जो खदान हैं, यहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है। कौन से कोयले की अब तक बात हो रही है? अब तक गोंडवाना किस्म के कोयले की बात हो रही है। ठीक है, फिर आगे करते हैं कि जरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज आता है। फिर कोयले के संबंध अन्य नदी घाटियों की बात करें तो गोदावरी, महानदी और सोन है। अगर नदी घाटियों की बात करें तो 3 नदियों का नाम ले रहा है, गोदावरी, महानदी और सोन। इनकी घाटियों में भी कोयला अधिकतर मिलता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश का सिंगरौली का इलाका हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का सिंगरौली का इलाका हो गया। उसके बाद आगे कहता है कोयले का कुछ क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। फिर छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर, रामपुर, महाराष्ट्र में चांदवरदा, कमपट्टी, बांदेर, तेलंगाना का सिंगरौली, आंध्र प्रदेश और पांडुर है। ठीक है, तो ये वापस कुछ राज्यों के और कुछ क्षेत्रों के नाम है जहाँ पे गोंडवाना किस्म का कोयला पाया जाता है। तो अभी तक हमने जो भी क्षेत्र देखे जहाँ पे कोयला कौन सा मिलता है, गोंडवाना किस्म का। ठीक है, अब हम बात करेंगे टर्शियरी कोयले की। तो भारत में 2 प्रकार के कोयले थे, गोंडवाना किस्म का कोयला और टर्शियरी किस्म का कोयला। हमने अभी तक जो क्षेत्र देखे थे वो गोंडवाना किस्म के कोयले के देखे थे, और दूसरे प्रकार का कोयला आता है टर्शियरी कोयला। ठीक है, तो टर्शियरी कोयला भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है, और धरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग, लैग्निन, माकूम, जयपुर और ऊपरी असम का भाग, नाजीरा, नामफुक और कालाकोट में निष्कर्षित किया जाता है। तो ये अजीब अजीब से नाम है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वहाँ के नाम तय कर दिए जाते हैं, वहाँ के स्थान के, वहाँ जो भाषाएँ बोली जाती हैं वो ऐसे ही नाम हो जाते हैं। तो आपको ये बारी बारी पढ़ने ही पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। रट्टा मत मारिएगा, आप मैप के थ्रू याद करिएगा, मैप में बारी बारी देखिएगा इन क्षेत्रों को, तो आप जितना विजुलाइज करेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो 2 प्रकार के कोयले देखे हमने, गोंडवाना किस्म के कोयले देखे और टर्शियरी किस्म के कोयले देखे। ठीक है, जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में एक भूरा कोयला भी पाया जाता है, जिसे लिग्नाइट किस्म का कोयला बोलते हैं। यानी भारत में 2 प्रकार के कोयले तो थे जो अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, गोंडवाना और टर्शियरी टाइप का, लेकिन तीसरे टाइप का कोयला भारत में बहुत कम मात्रा में मिलता है, उसे बोलते हैं भूरा कोयला या लिग्नाइट कोयला। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? ये तमिलनाडु के तटीय भागों, पांडिचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ कोयला अवस्थित है। ठीक है, तो ये हमने बात की कोयले की। तो इस वीडियो में हम चैप्टर यहीं तक करेंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा। वैसे भी चैप्टर थोड़ा अजीब अजीब है, आपने इसको ओके नाम है आपने याद करना है इस चैप्टर में। तो अपने चैप्टर आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, यही चैप्टर आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे हम पेट्रोलियम से अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।